की बात करते हैं तो कास्ट एनाहिलेशन की बात कास्ट एनाहिलेशन की बात करते हैं तो कास्ट एनाहिलेशन की जैसे आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वहीं पर तब वो कास्ट एनाहिलेशन का सवाल और कास्ट का सवाल मिल जाता जी। अगर कास्ट इक्वेशन की बात करेंगे और कास्ट इक्वेशन के आधार पर वोट बैंक की बात करेंगे तो बात अलग हो जाएगी जी जी। लेकिन अगर आप अम्बेडकर के उसको लेकर चलते हैं कि कास्ट एनाहिलेशन करना है तो कास्ट एनाहिलेशन करने के लिए मैं समझता हूँ कि कास्ट के अंदर से भी बात उठेगी जो मनुवाद के खिलाफ पुराने ऊंची जाति के वर्चस्व के खिलाफ और कास्ट के साथ साथ क्लास और जेंडर दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों मिल करके तब जा करके आपके वो व्यवस्था खत्म हो सकती है। और बहुजन वाम अलायंस की कुछ नई आप लोग तैयारी कर रहे हैं अब बहुत संगठित रूप में न भी हो जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि संघर्ष इस तरह से है ना मुद्दे लोगों को नजदीक ला रहे हैं जी जी जी। और जैसे अब हैदराबाद और JNU को देखिए तो हैदराबाद से जो आवाज़ उठी तो JNU वाले उसके पक्ष में खड़े हुए और इनको लगा कि भाई JNU को पकड़ लो तो गाँव में JNU को डाल दो और कुचल दो। ठीक है, अब उलट गया मामला। ठीक है, तो एक तरह से JNU और हैदराबाद के बीच में जी और मैं कहूँ कि भगत सिंह और अम्बेडकर के बीच में जी 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 एक बहुत ज़बरदस्त इस तरीके का रिश्ता बन गया है और जो अच्छा है पूरे समय। और एक तो यह है कि संसदीय जनतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो बुनियादी सवाल थे आप लोग लगातार लड़ते रहे हैं, खास करके जो सरकारी मार्क्सवादी रहे हैं और सरकारी साम्यवादी रहे और गैर सरकारी अगर हम आज देखें तो एक सरकारी साम्यवादियों के अलग दौर रहा है जो उसी पूंजी के खेल में उसी फ्रेम में जाकर के बात करने का प्रयास किए। लेकिन जो बुनियादी सवाल थे, पूंजी के सवाल थे, श्रम के सवाल थे और बाजार के हवाले खेती किसानी के सवाल थे, ये तमाम सुलगते हुए सवाल। ऐसा लगता नहीं है कि नकली सवालों में आप लोगों को फंसा दिया है नेशनलिज्म और इसको भी मैं नकली सवाल नहीं मानता जी। देखिए मैंने अब जैसे वो बुनियादी सवाल है जमीन का, किसान का, रोजगार का, उसी तरह से मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश में जो देश इतने दिन तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है जहाँ आज़ादी के लिए हमें इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसमें ये जो आज राष्ट्रवाद के नाम पर कोई संप्रदायवाद की बात कर रहा है, कोई राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को अमेरिका के एक नई गुलामी की ओर धकेल देना चाहता है तो इस हम समझते कि राष्ट्रवाद के रूप में भी पूरे देश के जो राष्ट्र के जो बहुसंख्या 90% 95% जो देश के मेहनत कश हैं, जो देश के ईमानदार लोग हैं, अगर वो बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे और कहेंगे कि इस राष्ट्र में हम ही हैं, ये लूटने वाले जो हैं और राष्ट्र को बांटने वाले, तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले, देश को बेचने वाले है ना, उनसे अगर देश को बचा ले तो मैं समझता हूँ कि ये भी महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई नकली लड़ाई नहीं है। अच्छा बनती है कि उसकी जो डिवाइन नेशनलिज्म जो उसके भावबोध है राष्ट्रवाद के लिए, आप कोई इस देश की जनता के सामने राष्ट्र प्रेम का कोई नया कोई डायमेंशन कोई फिक्स करेंगे या फिर वही से इंपीरियलिज्म जो पुरानी शब्दावली रही है? नहीं, पुरानी शब्दावली ये राष्ट्रवाद से कैसे आप नहीं, बिल्कुल हम समझते कि वो जो कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रवाद मतलब इस देश में, क्योंकि राष्ट्र जो है एक आधुनिक कंसेप्ट है। हम ये नहीं मानते कि ये 5000 साल से 10,000 साल से भारत एक राष्ट्र है, ये सब गलत बात है। भारत के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में, एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण की जो प्रक्रिया एक तरह से आज़ादी के आंदोलन के दौर से शुरू हुई है और प्रक्रिया आज भी जारी है। और उस प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि देश के जितने भी परिवर्तनकामी ताकतें हैं, जो समानतामूलक समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरी एक तरह से राष्ट्र के संचालन में, राष्ट्र निर्माण में बननी चाहिए। कॉमरेड एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ सीखने के लिए भी और आम पीढ़ी के लिए भी, जिस प्रकार से कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद चरम पर है, कल के नौजवान अपना करियर लेकर के आपके साथ खड़े होते थे, कुर्बानी देते थे, चंद्रशेखर जैसे तमाम ऐसे नौजवानों ने गोली खाई है। जिस प्रकार से बाजार के हवाले भारत की नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, आप इसको बाजार से कैसे आप दूर करेंगे? बाजार के हवाले नहीं है। अब देख रहे हैं कि जो बाजार ललचा रहा है उसको फंसा रहा है अपने आप। ठीक है, बाजार है, लोगों को भी रोजगार की तलाश है, लोगों की जिंदगी में अपनी आकांक्षाएं हैं, लेकिन वही नौजवान हैं जो आज पूरे रोहित वेमुला के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, पूरे IIT से लेकर के FTII से लेकर JNU और DU में। ये तो वही नौजवान है जिनके बारे में कहा गया था कि ये बस इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको थोड़ा सा बढ़िया कैरियर चाहिए, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको लोकतंत्र से, आज़ादी से कोई मतलब नहीं है।
तो नौजवानों के बारे में जो एक तरह से धारणा गढ़ी जा रही थी जी जी वो पूरी तरह से गलत साबित हुई और इसीलिए आप देख रहे हैं कि नौजवानों से सरकार डरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल नौजवानों के नाम पर सत्ता में आई, युवा भारत की बात करते हुए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हुए, और आज जहां भी नौजवान देखो, हैदराबाद हो, चेन्नई IIT हो, पुणे के FTII हो, JNU हो, जादवपुर हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, हर जगह, पटना हो, सब जगह यूनिवर्सिटी सरकार की नज़र में है कि वो साजिश है। अंग्रेजों के ज़माने में वो कहते थे ना कि लाहौर कंस्पिरेसी केस, काकोरी कंस्पिरेसी केस, मेरठ कंस्पिरेसी केस, तो हमारे सरकार की नज़र में एक एक यूनिवर्सिटी में तो कोई कंस्पिरेसी केस, JNU की कंस्पिरेसी है, तो ये सरकार की पूरी नज़रिया है जो बेनकाब हो गया है। जी जी और वही छात्र आज के आंदोलन में थी। क्या लगता है 1974 वाली कोई नई परिभाषा इस देश में करी जा सकती है इस निजाम के खिलाफ? देखिए, जब कोई जरूरत आप पड़ती है, आप नौजवान तो बिना कोई परवाह के 74 की बात करें, नक्सलवादी के दौर की बात करें, आज़ादी के आंदोलन के दौर की बात करें, तो देश के लिए सबसे संवेदनशील वही तो छात्र समुदाय है, नौजवान, और वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है छात्रों पर, नौजवानों पर, उनके विचारों पर। और हम लोग समझने की बात ये करें, खास करेक्टर है लीडरशिप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वही चल रहा है, और नॉन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इमरजेंस होना चाहिए वह बहुजन समाज से जो लीडरशिप ग्रुप को करना चाहिए, वो लीडरशिप आज सो और मनुवाद के गोद में जाकर के पुतला के गोद में जा चुका है। जो इधर का भी जो लीडरशिप है वह भी लीडरशिप है, तो इसको कह सकते हैं कि अब उधर उधर गोली मार रहा है आदिवासी, सलवा जुडूम भी हो रहा है, मरने वाला आदिवासी है, मारने वाला आदिवासी है। मैं कर रहा हूँ उस समाज की लीडरशिप कैसे इमर्ज करके उसको खड़ा करने का वो आ रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, उसको कोई अलग से कोई सहारा नहीं चाहिए। वो पूरे देश के जो भी दबे कुचले लोग एफर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर से लीडरशिप आ रहे हैं, और लेफ्ट मूवमेंट के अंदर भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है। और इसीलिए तो अब देख रहे हैं कि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो रोहित पर जो आरोप क्या लगाया गया कि ये दलितों के बजाय देश के तमाम दूसरे सवालों पर बात करेंगे, इसका मतलब है कि ये सरकार ये चाहती है कि लोग बस दलित हैं तो सिर्फ अपना आरक्षण की बात करें, उनको एक अलग थलग कर देना, एक जगह कन्फाइन कर देना, ये साजिश थी। उस साजिश को तोड़ करके लोग बोल रहे हैं, दलित नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो है वो पूरे आज़ादी के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल के लिए बोल रहे हैं। लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे, एक दूसरे की पीड़ा को समझ करके बोलने लगे, लड़ने लगे साथ साथ। इससे हम समझते हैं कि नई एकता का भी, नई पहचान का भी निर्माण हुआ। वो अम्बेडकर को भी आज हम समझते हैं कि एक नए संदर्भ में अम्बेडकर को सिर्फ एक आरक्षण के प्रतीक के रूप में उनको खड़ा कर दिया गया, उनको कैद कर लिया गया। लेकिन अम्बेडकर के जो पूरे विचार थे कास्ट को खत्म करने का, तो कास्ट को खत्म करने का मतलब समाज को बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल। कास्ट आधारित जो समाज है, अन्याय पर आधारित समाज के अंदर रह करके कास्ट को कैसे खत्म करेगी? तो इसका मतलब है कि समाज सामाजिक बदलाव का जो नारा था, उस स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ना। कोई बात, उम्मीद के साथ हम लोग फिर मिलते रहेंगे।